नक्सलियों का बहुत सारा पत्र आया और उन पत्रों पर लगातार हम बातचीत कर रहे थे। कुछ पत्रों में नक्सलियों ने कहा कि हम हथियार छोड़ के अब मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं और सीज़ फायर की मांग कर रहे थे। इसके अलावा जनता से अपील कर रहे थे। बहुत सारे पत्र आए थे, एक-एक पत्र पर हमने चर्चा किया था संजय भैया से और अब उन्हीं पत्रों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और कैसे नक्सलियों के पत्र पर उनका रिएक्शन क्या-क्या है, उसी पर आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम रवि मिरी है और हम बात करेंगे संजय भैया से। संजय भैया, आपका स्वागत है। और भारत मंथन 2025 ये कार्यक्रम था 28 सितंबर का। प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़े खास और ज़रूरी नेता है हमारे देश में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और प्रधानमंत्री का भी ये सपना है, संकल्प है कि नक्सलवाद खत्म हो। और उसके बाद अमित शाह इसको लीड कर रहे हैं, लगातार रणनीति बनाते हैं, बार बार छत्तीसगढ़ आते हैं और वही अमित शाह ने इस मामले पे बहुत बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि नक्सलियों से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो इसी पर बातचीत करना चाहते हैं। और भैया, ये कल के उनके जो स्पीच है उस पर आप प्रकाश डालिएगा पॉइंटर के हिसाब से। पहला पॉइंटर क्या रखेंगे वही आप बता दीजिए। देखिए रवि, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मुख्य एजेंडा था नक्सलवाद। इस कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे हुए थे, साथ ही नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। यहाँ अमित शाह जब आए, अमित शाह ने लगभग यहाँ 53 मिनट 45 सेकंड का एक बयान दिया है जो उनके खुद के यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। इस पूरे 53 मिनट के वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लगा मुझे वो नज़र आया 46वें मिनट पर, जब अमित शाह ने जो लगातार पत्र आ रहे हैं, चाहे हम कॉमरेड वेणुगोपाल राव की बात करें, यानी कि नक्सलियों के सबसे बड़ा प्रवक्ता अभय की बात करें, या इसके बाद जो लगातार एक पूरा लेटर वॉर जैसी स्थिति है जिसमें लगातार नक्सली ये कहते आए हैं कि वो युद्ध विराम करना चाहते हैं, कुछ नक्सली कहते हैं कि हम लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, उस पर सरकार की क्या स्थिति होगी ये साफ किया है पहली बार अमित शाह ने। क्योंकि देखिए, इसको लेकर, इस लेटर को लेकर लगातार जो भी सरकार के महत्वपूर्ण लोग हैं, जो भी पुलिस के महत्वपूर्ण लोग हैं, इनसे हमने रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन बड़ा ही घुमा फिरा ऐसा जवाब आता था। लेकिन इस पूरे नक्सलवाद पे जो ऑपरेशन जारी नक्सलवाद के खिलाफ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है देश के, वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने अपना बयान साफ किया है। मैं सिर्फ वो बयान सुना देता हूँ, हालांकि पूरा 53 मिनट का ये पूरा मामला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको छोटे हिस्से में सुना दूं। सीधे मैं 46वें मिनट पे चलता हूं। देखिए उन्होंने क्या कहा। अभी एक भ्रांति फैलाने के लिए पत्र लीक कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है, हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। और जैसे ही पत्र आए सब लोग कूद पड़े। रवि, ये जो अमित शाह का अमित शाह का ये जो बयान है, ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही दोटुक कहा है कि भ्रांति फैलाने के लिए एक पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया कि हम सीज फायर चाहते हैं और समर्पण करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कोई सीज फायर नहीं होगा, इसलिए मैंने उनके बयान को 2 बार सुना दिया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो नक्सली अब तक ये कह रहे थे, जैसे हमने इसमें सबसे महत्वपूर्ण पत्र जो आया वो आया था 15 सितंबर को नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय का, जिसे हम वेणुगोपाल राव के नाम से भी जानते हैं। उसने ये कहा था कि नक्सल संगठन अब इस खून खराबे से उब चुका है, वो चाहता है कि एक सीज फायर की स्थिति आए और हम अब हथियार अपने नीचे रखना चाहते हैं। बहुत साफ तरीके से अमित शाह ने कहा है कि कोई सीज फायर नहीं होगा। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो सीज फायर की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप सीधे अपने हथियार नीचे रखिए और वापस आइए। जो भी पुनर्वास की पॉलिसी है इसका आपको लाभ जो है वो दिया जाएगा। तो ये अमित शाह का साफ तौर पे कहना था इस सीज फायर के मुद्दे पर। मुझे लगता है कि आगे और भी कई मुद्दे हैं, आपके पास भी पॉइंटर्स हैं, उन पे बात करते हैं। एकदम एक लाइन में ये समझ में आ गया मुझे कि, और दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि नक्सली कितना भी पत्र लिखे ऐसे, इस पत्रों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि
जो इस पूरे मिशन को देख रहे हैं वही बोल रहे हैं कि सीज़ फायर नहीं होगा। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है, आपका स्वागत करेंगे। तो भैया ये इसमें कुछ ना रणनीतियों के बारे में बातचीत हुई है, ये इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और लगातार बैठकें। अगर ये जो टेक्निकल रूप से हम लोग कैसे नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चला पाते हैं, कैसे हमें पता चल जाता है कि नक्सली इसी क्षेत्र में है, इनके बारे में भी क्या क्या बात कही गई है और कैसे इसको समझा जाए। बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने इस बारे में एक बात कही है कि पहले नक्सली ये तय करते थे कि सरकार की और फोर्सेस की नीति क्या होगी। यानी जब नक्सली कहते थे कि हम शांति वार्ता चाहते हैं तो सरकार शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ती थी। जब नक्सली चाहते थे कि मतलब नक्सली इतना आतंक बजाते थे कि फोर्स को ऑपरेशन तेज करने पड़ते थे, या फिर नक्सलियों की गतिविधियों के आधार पर फोर्स द्वारा विकास कार्य किए जाते थे। अब अमित शाह ने साफ किया है कि अब हमारी तकनीक, हमारी नीति बहुत साफ है, हम रूथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और अमित शाह ने इसे दोहराते हुए कहा कि मुझे इस शब्द रूथलेस अप्रोच को उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं या हमारी सरकार की नीति बहुत साफ है कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारे ऑपरेशन कैसे जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो नक्सली सरेंडर करना चाहता है उसके लिए हम रेड कारपेट बिछा कर रखे हैं, हमने आपका स्वागत है, आप हमारे लोग हैं, हमारे ही भटके हुए लोग हैं, आपके लिए हमने बेहतर सरेंडर पॉलिसी बनाई है। और उनके बगल में मंच पे ही विजय शर्मा बैठे हुए थे, वो विजय शर्मा की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि विजय भाई ने बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी फिलहाल देश में सबसे अच्छी है। और हाँ, एक बहुत लंबा समय लगा था जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार 19 महीने पहले, तो बड़े लंबे मंथन के बाद जो है एक सरेंडर पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें ये कोशिश की गई है कि नक्सलियों को जो लोग समर्पण करते हैं उन्हें बेहतर से बेहतर लाभ दिया जा सके। और इसी पॉलिसी को लेकर विजय शर्मा का वो बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद नक्सलियों से पूछा था कि आप अपनी समर्पण पॉलिसी में क्या कुछ चाहते हैं, ये आप हमें बताइए, हम आपकी समर्पण पॉलिसी में उन बातों को ऐड करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने ये साफ कहा है। लेकिन आपने जो बात कही कि कौन सी रणनीति के तहत फोर्स आगे बढ़ रही है, इस पे उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा है कि हमने फोर्स को फ्री हैंड दिया है। इस बात को वो कई बार पहले दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो सुरक्षा बल तैनात हैं फिलहाल, या जो जिला पुलिस के जवान तैनात हैं, उन्हें हमने फ्री हैंड दिया है। साथ ही हमने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग शुरू की है। यानी कि अब जितनी भी फोर्सेस फिलहाल देश में ऐसे एंटी नक्सल मोर्चों पे तैनात हैं, या जिस तरह की इतनी भी समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो केंद्र की फोर्सेस हो, चाहे वो राज्य की फोर्सेस हो, वो सभी अपने इंटेलिजेंस को, यानी उनके पास जो भी गुप्त सूचनाएं आती है, उसे एक दूसरे से साझा करेंगे। इस बात की पहले कमी रह चुकी है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इंटर स्टेट जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए जाएंगे। मुझे अभी याद है रवि कि जब अमित शाह पहली बार उन्होंने ये बात कही थी कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म होगा, तो शायद मेफेयर होटल में उनका एक कार्यक्रम था और हमारे रिपोर्टर खोमन साहू ने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या अब राज्य, अलग अलग राज्य जो हैं वो मिलकर ऑपरेशन चलाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि मिस्टर साहू, मैं आपको बता दूं कि ऐसा होगा। ऐसी कुछ रवि आपको याद होगा, आप रायपुर में। यही है। हाँ, साहू जी, साहू जी, मैं आपको बता दूं कि ऐसा आप जो है हर राज्य मिलके ऑपरेशन चलाएंगे। तो उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है कि हम जो है इंटर स्टेट ऑपरेशन जो है साथ में चलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो अर्बन नक्सल्स थे या जो इनके सपोर्टर थे, इनके खिलाफ एनआईए और ईडी ने कार्रवाई की है। और जब ये कार्यक्रम कल हो रहा था, जब वो ये बयान दे रहे थे, उस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था? उस वक्त छत्तीसगढ़ में रायपुर और कोरबा में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क जो है उसके लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे। रवि, वो घटना अगर आप बता दें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या गिरफ्तारी हुई है। मैं बता दे रहा हूँ संजय भैया कि 24 सितंबर को 2 लोगों को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। एक महिला और एक पुरुष जो किराए के मकान में थे, 1800 रुपये पैसे देते थे और उन्होंने अपनी पहचान नहीं दी थी, ना ही कोई आधार कार्ड दिया था, कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया था और फर्जी तरीके से वहाँ रह रहे थे। तो इसकी जानकारी मिली थी एसआईए को, उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई, दोनों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ उनके हवाले से उनके पास से 10 तोला सोना, मतलब लगभग 100 ग्राम सोना, जो कि वही 11-12 लाख रुपए की कीमत का होगा और 1,14,000 के आसपास नगद उनसे बरामद किया गया है।
तो ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके साथ कई और सवाल खड़े हुए थे कि उनको किसने वहाँ पे श्रय दिया, किसके कहने पर वहाँ पर जाके रह रहे थे, और इनका कनेक्शन और किन किन लोगों से है, और इनकी क्या क्या भूमिका थी कि रायपुर में रह के कैसे जो जंगल के नक्सली हैं उनको सपोर्ट पहुँचाया जाए। इन्हीं सभी भूमिकाओं पे जांच की जा रही है, और कोरबा में भी ऐसे ही कनेक्शन वाले अर्बन नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। और एक पॉइंट संजय भैया जो मुझे लगता है पुनर्वास नीति में उसको स्पष्ट करना ज़रूरी है कि कुछ समय पहले विजय शर्मा जी ने ये कहा था कि जो हिंसा करते हैं पुनर्वास नीति का लाभ उनको नहीं मिलेगा, जो खून खराबा करते हैं उनको वो सरेंडर तो करेंगे लेकिन उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये इस पॉइंट को भी थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो तो सरेंडर करने वाले लोग भी देखते हैं, तो उनको भी पता चले कि अगर वो हिंसा करते हैं, गोली चलाते हैं, खून खराबा करते हैं, आदिवासियों को मारते हैं, तो उनको कोई भी लाभ इसका नहीं मिलेगा। देखिए, आपने रवि देखा होगा कि बीते कुछ समय में जैसे ही नक्सलियों के टॉप लीडरशिप को फोर्स ने निशाना बनाना शुरू किया, बसवराजू का इनकाउंटर हुआ, इसके अलावा अन्य 8 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का इनकाउंटर हुआ देश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसे में नक्सलियों ने अचानक ही खासतौर पर बस्तर में जो आम नागरिक हैं, जो शिक्षा दूत हैं, उनकी हत्याओं का सिलसिला बढ़ा दिया। हमने देखा कि एक के बाद एक शिक्षा दूत, यानी वो व्यक्ति जो अंदरूनी इलाकों में शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रशासन का, सरकार का अंतिम व्यक्ति होता है, जो उसी गांव का कोई आदिवासी युवा होता है, नक्सली उनकी हत्या कर रहे थे। इसके अलावा जो अन्य ग्रामीण हैं गाँव के, उनकी हत्याएँ कर रहे थे। जैसे ही हत्याओं का आंकड़ा बढ़ा तो विजय शर्मा ने एक बात बहुत साफ कही कि जो भी नक्सली इस तरह की हत्या कर रहे हैं वो एक बात समझ लें कि हमारी पुनर्वास नीति का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर इस तरह की हत्याओं से आप जुड़े होंगे तो आपको हमारी पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें एक बात साफ करना जरूरी हो जाता है कि विजय शर्मा ने हाल फिलहाल के दिनों की बात की है, यानी कि हर नक्सली जो नक्सल संगठन में है उसके खिलाफ हत्या के गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे में वो पुराने मामलों की बात नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमने जब से आपके लिए दरवाजे खोले हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप पुनर्वास नीति का लाभ लीजिए। उसके बाद भी अगर आप इस तरह की हत्याओं में शामिल रहेंगे तो आपके लिए सरकार के सारे दरवाजे बंद हैं। तो उन्होंने इस बात को कहा था बहुत साफ तरीके से। रवि, संजय भैया, एक और जो ज़रूरी बात इस पूरे अमित शाह के स्पीच में सामने आई थी कि पहले नक्सली अपने हिसाब से ही वार्ता की तैयारी करते थे, अपने हिसाब से ही अपना प्लानिंग करते थे, और उसको इधर जो मुख्य धारा के लोग हैं और हमारे सिस्टम से जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब उनका सिस्टम नहीं चलेगा, उनकी कोई भी बात हम नहीं सुनेंगे। इसको थोड़ा स्पष्ट करिए, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों, क्या इससे पहले ऐसी कोई बातचीत वार्ता हुई थी जिसको प्रभावित किया होगा नक्सलियों ने? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही साल 2010 में 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला कांड होता है और इसके बाद जो लगातार घटनाक्रम होता है, क्योंकि बहुत ही खून खराबे वाला साल रहा 2010 जो है, 2007 से 2010 तक का जो समय है बहुत ही अधिक खून खराबा उस दौरान जो है बस्तर ने देखा। तो उस दौरान जो है केंद्र सरकार लगातार, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो लगातार ये कहती थी नक्सलियों को कि आप शांति वार्ता करिए। सरकार द्वारा शांति वार्ता के कई प्रपोजल जो है वो सरकार नक्सलियों को भेजे गए, ये रिक्वेस्टिंग मोड पे होता था। तो इसका उन्होंने जिक्र किया कि ये नक्सली गतिविधियों से तय होता था कि सरकार की स्थिति क्या होगी, सरकार क्या कुछ चाहती है। लेकिन अब अमित शाह ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि ऐसा नहीं है। अब सरकार की नीति बहुत ही साफ है। सरकार ने दो ही रास्ता छोड़ा है, या तो आप सरेंडर करेंगे या फिर फोर्स आप तक पहुंचेगी, आपका सामना करेगी, आपको गोली मारेगी। तो सरकार ने इस नीति को साफ किया है, इसलिए अमित शाह ने रूथलेस अप्रोच शब्द का उपयोग किया है कि अब तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, आप हमारे सामने आएंगे तो आप मारे जाएंगे, और ये हो भी रहा है। उन्होंने एक आंकड़ा बताया, उन्होंने साल 2024 के आंकड़ों की बात की। उन्होंने ये कहा, अच्छा हाँ, एक अमित शाह की बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगी इस पूरे बयान के दौरान। देखिए, राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी अमित शाह, उन्होंने एक बहुत खास बात जो पूरे जब उनका 54-53 मिनट का जो भाषण उसमें सुन रहा था, वो लगातार ये कहते थे कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता। उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस को भरपूर ग्रिल किया। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सरकार के परफॉर्मेंस की आपको विवेचना करनी है, आपको समझना है कि सरकार कैसे काम कर रही है, तो आपको बीती सरकार ने जो काम किया है उसका और अपनी सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। तो उन्होंने बार बार एक बात कही कि 2004 से 2014 जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और 2014 से 2024 जब देश में बीजेपी की सरकार थी, उस दौरान नक्सलवाद के खिलाफ क्या कुछ हुआ है। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि इस दौरान नक्सली हमलों में
जो जवान शहीद होते थे उनमें 73% की कमी आई है। यानी कि 2004 से 2014 के बीच जो जवान शहीद हुए होंगे उन जवानों की संख्या में 2014 से 2024 में 73% की कमी आई। इसके अलावा जो आम नागरिक इस दौरान मारे गए नक्सली घटनाओं में उनमें भी 74% की कमी आई है। अब देखिए बस्तर ऐसा इलाका है रवि जहां आपको याद होगा हमने एक स्टोरी की थी कि लगभग बीते 25 सालों में यानी राज्य बनने के बाद से नक्सलियों ने करीब 2000 लोगों की हत्याएं की है या वो नक्सली घटनाओं में अलग अलग मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 2000 बहुत बड़ी संख्या होती है। ऐसे में सबसे अधिक खून जो है आम नागरिकों का बस्तर में ही बहा है। तो उन्होंने इस बात को कहा। इसके अलावा इन्होंने अमित शाह ने एक और बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम हर राज्य में हम सफल हो रहे थे। जब 2019 से 2024 के बीच हमने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, बिहार में अच्छा काम किया, आंध्र प्रदेश में अच्छा काम किया, महाराष्ट्र में अच्छा काम किया, तेलंगाना में नक्सलवाद खात्मे की तरफ आ गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने बोला इसका कारण ये था कि छत्तीसगढ़ में इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार 2024 में छत्तीसगढ़ से जाती है तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इसका एक आंकड़ा दिया। उन्होंने बताया कि साल 2024 में ही 290 नक्सली मारे गए, 1090 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और 881 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये उन्होंने एक आंकड़ा दिया। उन्होंने बताया कि अब आप देखिए कि 2019 से 2024 तक जब तक राज्य में कांग्रेस सरकार थी तब तक के एंटी नक्सल मोर्चों पे जवानों को इतनी सफलताएं नहीं मिल रही थी, लेकिन सिर्फ साल 2024 में ही इतनी बड़ी संख्या में जवानों ने नक्सलियों को ढेर भी किया, बड़े नक्सली सरेंडर भी करते हैं और कई नक्सली गिरफ्तार भी होते हैं। तो ये उन्होंने एक आंकड़ा दिया है और इसका उन्होंने फिर कहा कि मैं इस मामले पे राजनीति नहीं करना चाहता। तो ये अमित शाह का बात करने का तरीका है। रवि। संजय भैया, अमित शाह ने जो सियासत वाली लाइन पर जो उन्होंने बोला है, कांग्रेस पर जो आरोप लगाया है वो तो सब स्पष्ट है, लोग देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। तो उस पर हम कुछ कंटेंट नहीं कहते, कुछ बोलते नहीं हैं। दर्शक जो हमारे हैं, जो देखने वाले हैं, वो अपने हिसाब से उनको जो लगता है कि कांग्रेस ने सही काम किया, बीजेपी ने सही काम किया, वो कमेंट करके अपना जो रिव्यू है वो दे सकते हैं। बाकी संजय भैया, मुझे ना एक टॉपिक है जिस पे बात करने की बहुत इच्छा हो रही है कि हम लोग देख रहे थे संजय भैया कि जितने बड़े ऑपरेशन हुए तो हमारे जवानों के पास एकदम सटीक लोकेशन मिलता था कि इस इलाके में है, इस इलाके में इतने बड़े नक्सली यहाँ पर है, और इसी लोकेशन का फ़ायदा हमें मिला और इतने सारे नक्सली मारे गए, बड़े बड़े नक्सली मारे गए, सीसी मेंबर मारे गए। सिर्फ 2 सीसी मेंबर थे और वहीं जाके पहुँच के दोनों का इनकाउंटर कर देना एक बहुत बड़ी बात है, सटीक लोकेशन का मिलना। तो सोशल मीडिया ट्रैकिंग सिस्टम, ये ट्रैकिंग सिस्टम कैसे हमारा मजबूत हुआ था, अगर इस पर थोड़ा बहुत बात कर सके या बताने लायक हो तो संजय भैया बता दीजिएगा। जी, उन्होंने कुछ जो फोर्स की रणनीति है उससे भी बताया कि फोर्स को आखिर इतनी सफलताएं कैसे मिल रही है। अमित शाह ने बताया कि फोर्स ने तकनीकी तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। फोर्स लगातार लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर रही है। इसके लिए फोर्स जो है ये अलग अलग चीज़ों का उपयोग करती है, जैसे कि फोर्स को बहुत अच्छे कुछ यूएवी मिले हैं, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं वो मिले हैं, जो आसमान से लगातार नज़र रखते हैं नक्सली गतिविधियों पर। ये इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि नक्सलियों को नज़र नहीं आते, लेकिन इनके कैमरे इतने ताकतवर हैं कि ये आसमान की ऊंचाई से भी ज़मीन की बहुत ही अच्छी तस्वीरें जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। मैंने क्योंकि इसकी मेरे एक पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे इसका एक वीडियो दिखाया था, तो उसमें मैं देख पा रहा था कि ये कैमरा इतना ताकतवर था कि आसमान की बहुत ऊंचाई पर रहने के बावजूद जब ये तस्वीरें नीचे की दिखाता है तो उसमें किस नक्सली ने अपने हाथ में कौन सी बंदूक पकड़ी है ये तक नज़र आता है। ऐसे में नक्सलियों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, नक्सली कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, नक्सलियों की संख्या क्या है, क्या जब जवान ऑपरेशन पे निकल रहे हैं तो सामने नक्सलियों ने किसी तरह का एम्बुश लगाया है, ये सारी बातें नक्सलियों को पता चल जाती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हमने साइंटिफिक कॉल लॉग्स एनालिसिस का जो है इस्तेमाल किया है। आम तौर पे नक्सली एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, नक्सलियों के जो अर्बन सपोर्टर्स हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जिस भी तरह के तकनीकी डिवाइस का उपयोग करते हैं, फोर्स लगातार उन्हें ट्रैक कर रही है। उन्हें ट्रैक करने के आधार पे ही उन्हें नक्सलियों की स्पेसिफिक लोकेशन और उनकी रणनीति दोनों के बारे में साफ तौर पे पता चल रहा है। इसके अलावा वो सोशल मीडिया एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि देखिए मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो या एमपी में तो नक्सलियों के सोशल मीडिया के पेजेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, लेकिन जब आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जाते हैं तो यहाँ आपको
ऐसे हजारों की संख्या में सोशल मीडिया के पेजेस नजर आएंगे जो सीधे तौर पे नक्सलवाद को समर्थन करते हैं। जब कोई बड़ा नक्सली मारा जाता है तो ये लोग लिखते हैं उसमें कि इस फला दिन में जो है कॉमरेड फला का अंतिम संस्कार किया जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई आप और देखिएगा वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, गाना बजाने के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार होता है, उनके याद में भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उन्हें किसी क्रांतिकारी शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह के पेजेस पे भी फोर्स की और सरकार की लगातार नज़र है। उन्होंने ये बताया कि 6 साल में, बीते 6 सालों में 336 नए सुरक्षा बलों के कैंप खुले गए हैं ऐसे इलाकों में जो अब तक नक्सलियों के मजबूत गढ़ थे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। एक कैंप में लगभग 200 से 250 जवान होते हैं। ऐसे में आप समझिए कि 336 कैंप खोले गए हैं नक्सलियों के आधार इलाके में। ऐसे में लगभग 50,000 से ज़्यादा जवानों को नक्सलियों की इन मजबूत इलाकों में तैनात किया गया है बीते 6 सालों में। और ये वो इलाके हैं जहां नक्सली सबसे अधिक मजबूत थे। इन्हीं इलाकों में नक्सली अपनी हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाते थे, इन इलाकों में अपने ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। ऐसे में नक्सलियों के आधार इलाके जो हैं वो उनके हाथ से निकल गए हैं। हमने बहुत लंबे समय तक ये कहानी दिखाई कि पुअर्ती जैसे इलाकों में, गुंडम जैसे इलाकों में नक्सलियों के आधार इलाकों में फोर्स से अपने कैंप खुले हैं। गुंडम और पुअर्ती जैसे गाँव में तो खुद राज्य के गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जा चुके हैं। तो ये बदलाव आया है बीते कुछ समय में। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ कहा है कि भी बाकी उन्होंने और बहुत इसको लेकर आंकड़े बताए रवि कि मतलब हमने क्या किया, कैसे किया, हमने कैसे आगे बढ़े, सरकार की नीति क्या रही, फोर्स को हमने कैसे फ्री हैंड दिया। तो ये एक बहुत लंबा एक वो है, वो हम लिंक अमित शाह के बयान पर डाल देंगे। सारी बातें आ गई है, अगर कुछ छूटा होगा तो बता दीजिए, नहीं तो इसको बंद किया जाए आज। बिल्कुल। एक बात जिसपे हम लोग कल जब ये बयान का सुन रहे थे तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि 19 अगस्त से अब तक 18 सीसी मेंबर जो है वो मारे गए हैं। अब यहाँ थोड़ा सब कंफ्यूज हो गए कि यार ये कैसे हो गया, कि हमारे ध्यान में क्यों नहीं है कि इतने सीसी मेंबर मारे गए, क्योंकि हमने अभी इस साल देखा कि इस साल शुरुआत जनवरी से अब तक लगभग 9 सीसी मेंबर मारे गए हैं और एक ने सरेंडर किया है, सुजाता ने वहाँ जाकर, तेलंगाना जाकर। तो ये आंकड़े को थोड़ा हम समझना चाह रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि अगस्त 2019 से, यानी कि बीते 6 सालों में उन्होंने ये आंकड़ा दिया है। अब उन्होंने क्यों आंकड़ा दिया है कि नक्सली न्यूट्रलाइज कैसे हुए हैं, यानी ये नक्सल संगठन से दूर हुए। आपको याद होगा जो 2021 में प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी जो है वो गिरफ्तार हुई थी झारखंड से। इसके अलावा इस दौरान एक नक्सली का एनकाउंटर हुआ था तेलंगाना में और एक का हुआ था महाराष्ट्र में, जो सीसी मेंबर थे। तो उन्होंने ये 6 साल का एक आंकड़ा दिया है, क्योंकि उनके बयान से थोड़ा हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाएं जो इस संगठन को समझते हो। तो मैं क्लियर कर देता हूं कि वो 19 अगस्त जब बोल रहे हैं तो उनका मतलब है अगस्त 2019 से अब तक। तो उन्होंने ये 6 साल का एक आंकड़ा बताया जिसमें 18 सीसी मेंबर, यानी कि सेंट्रल कमेटी, नक्सलियों के सबसे ऊंचे कैडर के जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। तो फिलहाल रवि बहुत महत्वपूर्ण उनका ये पूरा भाषण था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने बताया उसको फिर से मैं दोहरा देता हूँ। नक्सलियों के लिए बहुत साफ दो टूक उन्होंने कहा है, कोई सीज फायर नहीं होगा, यानी शांति वार्ता को लेकर आप कितने भी पत्र लिखिए, सरकार शांति वार्ता को लेकर इस तरह की कोई बात से आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार ने साफ कहा है आपके पास इकलौता रास्ता है, आप सरेंडर करिए। आज जैसे आप सरेंडर करेंगे तो अपने आप सीज फायर की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है कि जैसे ही हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया वैसे ही सारे वामपंथी दल जो अब तक नक्सलियों के लिए छद्म सहानुभूति रखते थे वो लोग आगे आ गए। उन्होंने नाम लेकर कहा कि रजिस्टर्ड वामपंथी पार्टीज, यानी कि सीपीआई या सीपीआईएम जैसी पार्टी जो है, उन्होंने बकायदा लेटर लिखे सरकार को और ये कहा कि आप ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, यानी कि जो कर्रे गुट्टा में 21 दिन लंबा ऑपरेशन चला था, उस तरह के ऑपरेशन आप रोक दीजिए, नक्सली मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये वामपंथी दल जो अब तक नक्सली हिंसा पे चुप रहते थे वो अब खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मतलब उन्होंने अपने साफ तौर पे नक्सलियों के प्रति अपनी सहानुभूति जो है वो दिखाई है, ऐसा आरोप भी अमित शाह ने लगाया है। तो फिलहाल रवि ये मुझे लगता है मुख्य पॉइंटर से जिसे बात करना चाहिए था। ठीक है भैया, एक बात तो समझ में आ गई है कि समय कम है, नक्सलियों को सरेंडर करना है तो आ जाइए, उनके लिए रेड कॉर्पेट बिछा दिया गया है। कोई दूसरा तीसरा विकल्प यहाँ पे कोई है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है।
तो अब देखने वाली बात ये होगी संजय भैया कि अब जो नक्सलियों का जो पत्र आता था उस पर केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आ गया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। तो क्या और इसी अमित शाह के बयान पर क्या और नक्सली पत्र लिखते हैं? अगर लिखते हैं तो उस पर भी सबसे पहले विस्तार डिजिटल में ही बातचीत करेंगे संजय भैया से और आपको बताएंगे कि उस पत्र में क्या होने वाला है। तब तक के लिए मुझे और संजय भैया को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए विस्तार डिजिटल। नमस्कार।